आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 फिजिकल साइंस जनवरी 2022 को। अपने स्क्रीन पर इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन पेपर को आप देख पा रहे होंगे और इसी इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन पेपर की मदद से इसकी स्टडी पॉइंट से जुड़ी आपके लिए हिंदी में रूपांतरित किया हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दिखाने का मकसद यह है कि अगर आपको हिंदी में कुछ कन्फ्यूजन लगे तो इंग्लिश वर्जन वाले क्वेश्चन पेपर को देखकर आप समझ सकते हैं। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करना और लाइक करना प्रायोरिटी के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि कमेंट करने से हम लोगों को पता चलता है कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं हिंदी वर्जन में तैयार किया गया फिजिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर क्लास 9 का। पहला क्वेश्चन जो है वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया यदि लोहे की एक ठोस गेंद को पानी में डुबाया जाए तो उसका भार क्या होता है? घटता है। बी ऑप्शन। आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत को याद करके रखना होगा, तब जाके इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन पेपर में आर्किमिडीज का सिद्धांत भी लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में और अच्छी तरह से आता जाएगा। 1.2 में देखिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसके समानुपाती होता है? तो संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जब आप न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बल जो होता है वह मात्रा और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लास्ट में जाकर डिराइव करते हैं, किंतु जब परिभाषा पढ़ते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को तो आपको समझ में आ जाएगा कि संवेग के परिवर्तन की दर का अनुपाती होता है बल, और उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में आरोपित बल की दिशा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप आने वाले समय में देख पाएंगे इसी वीडियो में। तो 1.3 को देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार बी ऑप्शन ही सही है, क्रिया प्रतिक्रिया के परिमाण के बराबर है और इसके विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो अगर आप सही से स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है सेशन का, तो आप इतने चैप्टर को तो पढ़े नहीं होंगे, फिर भी मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है वह प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यह है न्यूटन का तीसरा नियम। तो इससे पता चलता है कि ऑप्शन बी ही सही है। 1.4 देखिए, दिए गए बल के लिए दबाव है क्षेत्रफल के विलोमानुपाती। ठीक है, अब दबाव की परिभाषा आप पढ़ते हैं तो याद कीजिए इकाई क्षेत्रफल वाले सतह पर लगने वाले लंबवत बल को दबाव कहते हैं। तो दबाव मतलब हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसीलिए क्षेत्रफल का क्या होता है? विलोमानुपाती होगा दबाव बल के लिए, बल को रेस्पेक्ट में लेते हुए। ठीक है, किंतु यही बल नहीं रहता, गैस के लिए रहता तो दबाव किसके विलोमानुपाती होता? आयतन का। ठीक है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपके पास यहाँ पे बल और दबाव और क्षेत्रफल को लेकर ही बात करनी है। 2 को देखिएगा, इसमें आपको सही गलत बताना है। यदि किसी वस्तु या पिंड पर कोई बल लगाया जाए या जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जानते हैं। ठीक है, आप यह चीज़ गलत है। ठीक है, तो यह गलत होगा क्योंकि वेग बढ़ेगा नहीं, उस समय बल लगाएंगे तो होगा क्या? वह रुकने की कोशिश करेगा या रुक जाएगा। सीजीएस पद्धति में बल की इकाई न्यूटन है, यह भी गलत है क्योंकि सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? डाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या होगी? न्यूटन होगी। तो इसलिए यह ऑप्शन क्या है? गलत है। किसी द्रव्य द्वारा लगाया गया दबाव उसके घनत्व पर निर्भर करता है, एकदम सही है। पारा
पानी की तुलना में अधिक उत्प्लावकता लगा सकता है। ठीक है, तो यह भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। संक्षेप में उत्तर दो। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है 2 मार्क्स करके। तो 3.1 में देखिए, बल कहने से क्या समझते हो या क्या समझा जाता है। तो न्यूटन के गति के नियम से प्रथम नियम के अनुसार आप बोल सकते हैं कि बल वह बाहरी भौतिक कारण है जो किसी स्थिर वस्तु को गति या किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था प्रदान करता है या प्रदान करने की चेष्टा करता है। आप चाहें तो हूबहू ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार बल वह बाहरी कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल दे या बदल देने की चेष्टा करे। ठीक है, बल में मान और दिशा दोनों होता है, अतः बल एक दैसिक राशि है। आप इतना लिख लीजिएगा तो कंप्लीट आंसर कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 को देखिए, जिसमें बोला गया है आर्किमिडीज के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बताना है। जब किसी वस्तु को किसी तरल, गैस या द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है और यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत केवल द्रव के लिए, केवल लिक्विड के लिए लागू नहीं होता है, यह गैस के लिए भी लागू होता है। इसलिए गैस और द्रव को अंग्रेजी में एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं फ्लूइड, और हिंदी में उसी फ्लूइड के लिए तरल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है नहीं लिखना है, आपको लिखना है तरल। तो तरल का मतलब हो जाएगा गैस और द्रव दोनों। तो इस तरह से आपको सिद्धांत को लिखना है। एक शब्द भी इधर से उधर कीजिएगा तो आर्किमिडीज का सिद्धांत गलत हो जाएगा और जिससे आपका नंबर कट जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मैं आर्किमिडीज का सिद्धांत को समझा पाया। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहते हैं तो देख लीजिए। एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में एक पत्थर का टुकड़ा लेकर एक धागा से बांधकर उसमें डुबोइए। तो डुबोने के बाद में आप देखेंगे कि हल्का महसूस होता है, ठीक है। और यह भी आप देख पाएंगे कि पानी का सतह जितना था उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है, जब आप इसको डुबाते हैं तो पत्थर को धागा में बांधकर। तो इस तरह से आप आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझ सकते हैं। आप इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ग्लास में भी लेकर देख सकते हैं तो पानी बाहर निकल जाएगा, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। 3.3 को देखिए। प्लास्टिक की एक खोखली गेंद पानी पर कैसे तैरती है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का नियम को आपको जानना होगा। तैरने का नियम जब आप पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उसमें आपको पता चलता है दो चीज़ जिसमें हम लोग ध्यान से समझते हैं कि जो उत्प्लावकता होता है उसको और गुरुत्व बल, इन दो चीज़ को लेकर हम लोग गुरुत्व बल या फिर उस वस्तु का जो भार है, ठीक है, किसी वस्तु को किसी तरल में हम लोग डुबाते हैं तो दो प्रकार का बल कार्य करता है। एक गुरुत्व बल जो वस्तु को नीचे की ओर लगता है और एक उत्प्लावकता होता है। उत्प्लावकता तरल का जो उत्प्लावकता होता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, ऊपर की ओर लगता है। तो इसी दो चीज़ पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु तैरेगा या डूबेगा, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है, जब खोखला प्लास्टिक का गेंद है तो उसके भीतर में क्या है, वायु है, और वायु होने के कारण से क्या होगा, वह जो तरल है गुरुत्व बल उसके ऊपर में लगता है तो तरल के भार से कम होता है, ठीक है। इस कारण से वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगेगा जिससे वस्तु ऊपर की ओर उठने लगेगी और उसमें क्या होगा, वह तैरेगा, डूबेगा नहीं। किंतु याद रखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, तरल का आयतन वस्तु के आयतन से कम हो जाता है, किंतु हटाए गए तरल का भार वस्तु पर लगते गुरुत्व बल के बराबर है, इसीलिए वह क्या करेगा, तैरेगा, ठीक है। तो आप इतना सुन के रखिए, लिखिएगा यही चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। एक खोखले प्लास्टिक की गेंद में वायु की उपस्थिति के कारण खोखली प्लास्टिक की गेंद का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, खोखले प्लास्टिक की गेंद द्वारा विस्थापित पानी का भार
गेंद के भार से अधिक होता है। तो विस्थापन जल का ज़्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, या गेंद जो है प्लास्टिक का, खोखला गेंद, वह तैरने लगेगा। तो इस प्रकार तैरने के सिद्धांत से खोखले प्लास्टिक की गेंद पानी पर तैरती है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, 3 मार्क्स करके है। स्थिर तरल फ्लूइड के अंदर किसी विशेष बिंदु पर कार्य करने वाला दबाव किन कारकों पर निर्भर करता है और क्यों? देखिए, स्थिर तरल के अंदर किसी विशेष बिंदु पर कार्य करने वाला दबाव 3 कारकों पर निर्भर करता है। बिंदु की गहराई, जिसको हाइट या डेप्थ बोलते हैं, द्रव का घनत्व, जिसको डेंसिटी बोलते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण, जी बोलते हैं। अतः द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दबाव उस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई, द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P बराबर HdG। इन 3 कारकों पर निर्भर करता है दबाव। ठीक है, आप तीनों पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब होता क्यों है, इसका रिलेशन देखकर समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। P इक्वल टू H इंटू डी इंटू जी होता है। इस रिलेशन को आपको याद करके रखना है। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। बिंदु की गहराई, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दबाव द्रव का स्वतंत्र सतह से गहराई के साथ बढ़ता जाता है, अतः तरल में दबाव गहराई के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, द्रव का घनत्व जो होता है वह द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दबाव के साथ बढ़ता जाता है, अतः तरल में दबाव घनत्व के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि तीनों जो होता है HdG, तीनों समानुपाती होता है दबाव का। गुरुत्वीय त्वरण, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दबाव गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो दबाव होता है, ठीक है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, उस बिंदु के द्रव के स्वतंत्र तल के से गहराई और द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है और इन्हीं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझा पाया 3 नंबर। तो चलिए देखते हैं 4.2 को। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को लिखिए और समझाइए कि बल को कैसे मापा जाता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के सीधा या सीधे समानुपाती होता है और यह परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में घटित होता है। ठीक है, इस नियम को हम लोग समझेंगे और इसी नियम को समझते हुए हम लोग बल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं बल को कैसे मापते हैं। आपके लिए इस तरह से तैयार किया गया, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी हद तक इसी तरह से ही लिखिएगा, फिर भी कुछ ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पे चेंजेस करते हुए बताऊँगा। माना किसी वस्तु की मात्रा स्मॉल m है और वस्तु एक ही दिशा में u वेग से गतिशील है, तो प्रारंभिक जो वेग है वह u है। ठीक है, और देखिए डायग्राम में भी बना के दिखाया गया है कि बल छोटा m बना के गोल किया गया है और उसके बाद में क्या है, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं और उसके बाद में गति करते हुए वह पहुंच रहा है दूसरी जगह पे। तो t समय के बाद में वस्तु पर p मान का एक बल उसकी गति की दिशा में t समय तक लगाया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, बल के प्रभाव के कारण वस्तु का वेग u से बढ़कर v हो जाता है, स्मॉल v। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, t समय हुआ, प्रारंभिक वेग u हो गया और अंतिम वेग v हो गया। तो प्राथमिक संवेग होता क्या है, मात्रा गुना वेग, तो m इंटू वी। तो t समय के पश्चात अंतिम वेग कितना हो जाएगा, m गुना v। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, m v गुना mu। तो संवेग में यह परिवर्तन t समय में होता है, इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, m v माइनस mu बटा t। ठीक है, अगर आप m को कॉमन ले लेंगे तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी होगा। तो इस चीज़ को हम लोग बाद में समझेंगे। तो आप देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार से हम जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है आरोपित बल के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P वेरिजेस एम वी माइनस एम यू बाई टी। एम को कॉमन ले लिए तो कितना हो गया,
P वेरिजेस m इंटू वी माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी होता है वेग परिवर्तन की दर, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण के लिए v माइनस यू बाई टी लिखा जा सकता है, इसलिए हम लोग v माइनस यू बाई टी को f से रिप्लेस कर दिए, तो p वेरिजेस mf हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। v माइनस यू बाई टी बराबर होता है f, मतलब वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो f मतलब हो गया वेग परिवर्तन की दर, तो v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी को f से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो गया, p वेरिजेस एम v। अब वेरिएशन के साइन को, भेद के साइन को हटाते हैं, तो p इक्वल टू के एम एफ हो गया। k क्या है, एक स्थिरांक है। अगर हम लोग मान लेते हैं इकाई मान का m हो, एफ भी इकाई हो, और है बल है वह भी एक हो, मतलब इकाई हो, तो क्या देखेंगे, k बराबर भी एक होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं p बराबर एम एफ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको एकदम क्लियरली समझ लेना है, p इक्वल टू एम एफ हो गया। ठीक है, तो p इक्वल टू एम एफ जब हो गया, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि इकाई बल वह बल है जो इकाई मात्रा वाली वस्तु पर लगकर इकाई त्वरण उत्पन्न करता है, तब जाकर हम लोग क्या पाते हैं, k इक्वल टू 1 पाते हैं। ठीक है, तो p बराबर एम एफ हो गया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि p बराबर एम एफ में मात्रा m और बल के प्रभाव से उत्पन्न त्वरण का मान ज्ञात होने पर बल का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो आप कंप्लीट इस तरह से उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो यह आपको दिमाग में बैठ जाएगा। रिलेशन किस तरह से यह डिराइव करते हैं p इक्वल टू एम एफ, तो इस डेरिवेशन को आपको समझ लेना है। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।